मेरा नाम वंदना है। वैसे तो मैं एक हाउसवाइफ हूँ, लेकिन अभी कुछ दिनों पहले मेरे पति की मौत हो गई थी। मैं इस तरह से हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकती थी, क्योंकि मैं अपने ससुराल वालों पर बोझ नहीं बनना चाहती थी। मैं बहुत बहादुर लड़की थी, मुझे किसी से भी डर नहीं लगता था, क्योंकि मैं पढ़ी लिखी और समझदार लड़की थी। शादी से पहले मैं एक न्यूज़ रिपोर्टर थी, लेकिन शादी हो जाने के बाद मैंने अपने इस काम को ख़त्म कर दिया था, क्योंकि मेरे ससुराल वालों को मेरा ये काम पसंद नहीं आया था। लेकिन जब मेरे पति की मौत हो गई और मेरे पास किसी तरह का सहारा नहीं बचा, तो मैंने अपना न्यूज़ रिपोर्टर वाला काम दोबारा से शुरू कर दिया। मेरा काम ही ऐसा था कि मैं माइक पकड़कर जगह जगह लोगों से इंटरव्यू लेने के लिए जाती थी। कभी कभी तो मुझे ऐसी जगह भी जाना पड़ जाता था जहाँ पर लोग बड़े ही बदतमीज़ होते थे, हमारी बात नहीं मानते थे और हमारी बात का कोई जवाब भी नहीं देते थे। लेकिन हमें तो लोगों की उल्टी सीधी बातें भी सुननी ही होती थी, क्योंकि ये हमारा काम था। लोगों तक सच्ची खबर पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी थी। कोई अजूबा हुआ या फिर किसी जगह पर कुछ ऐसा हो रहा है जिसको दुनिया के सामने लाने की ज़रूरत है। लेकिन आज मैंने लोगों से सुना कि एक 80 साल की बुढ़िया है और वो लोगों की बहुत मदद करती है। वो कोई जादूगर है या फिर कुछ ऐसा पुराना काम जानती है कि लोगों की सारी परेशानियां हल हो जाती हैं। जब मैंने ये खबर सुनी तो मेरे होश उड़ गए थे कि आखिर मुझे इस बारे में जानना ही होगा, मुझे यहाँ पर जाना चाहिए। हम लोग उस बुढ़िया से मिलने के लिए चले गए। तो जैसा मुझे बताया गया था कि एक बुढ़िया है और वो लोगों की मदद करती है, लोगों की परेशानियों को चुटकियों में हल कर देती है। लेकिन एक बड़ी अजीब बात थी कि वो अपनी कोठरी में लोगों को एक हफ्ते तक रहने के लिए बुलाती और उनको अपने हाथ का बनाया हुआ खाना खिलाती। मैं हैरान हो गई थी कि वो 80 साल की बुढ़िया थी कि इतनी महंगाई में कोई इंसान अपना खर्च अफोर्ड नहीं कर सकता, तो वो बुढ़िया अकेली इतने लोगों को खाना कैसे खिलाती होगी। आखिर वो उन लोगों को अपने पास एक हफ्ते रखकर क्या करती होगी। जब मैं उस जगह पर पहुंची तो पहले हमने जगह का जायजा लिया। हमें दूर दूर तक कोई कोठरी नजर नहीं आ रही थी। तभी अचानक किसी से हमने एड्रेस लिया और हम उस कोठरी तक पहुंच गए। सुना था कि कोठरी में लड़कियों को एक हफ्ते तक रखा जाता है और उनको खाना भी खिलाया जाता है। उसके बाद उनकी सारी परेशानियां हल हो जाती हैं। जब हम कोठरी के अंदर गए तो कुछ लड़कियां कोठरी के अंदर बैठी हुई खाना खा रही थीं और उनके चेहरे पर एक गंदा सा कपड़ा बंधा हुआ था। उन सारी लड़कियों ने अपने चेहरे को छुपाया हुआ था, लेकिन पता चल रहा है कि ये कोई लड़कियां हैं। मैंने उनमें से एक लड़की के सर से दुपट्टा हटाने की कोशिश की, क्योंकि उसने अपने दुपट्टे से अपने चेहरे को छुपाया हुआ था, लेकिन वो अपना चेहरा दिखाने के लिए तैयार ही नहीं थी। उसने अपने दुपट्टे को मजबूत हाथों से पकड़ लिया और वहां से उठकर चली गई। मैंने दूसरी लड़की की तरफ जाने की कोशिश की तो वो भी मुझे देखकर वहां से उठकर चली गई। मैं उन लड़कियों से पूछना चाहती थी कि आखिर यहाँ पर ये लड़कियां इतनी पुरानी कोठरी में इस बुढ़िया औरत के साथ क्या कर रही हैं, जबकि ये बूढ़ी औरत बहुत गरीब थी और भीख मांग मांग कर अपना गुजारा करती थी। तो फिर ये इन लड़कियों को खाना कहाँ से लाकर खिलाती थी। लेकिन जब मैंने अचानक से एक लड़की का दुपट्टा हटा दिया तो ये देखकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई कि वहां पर जो लड़की थी वो कोई और नहीं बल्कि मेरी अपनी। इस बूढ़ी औरत के पास सिर्फ लड़कियां ही नहीं बल्कि लड़के भी मौजूद थे। मेरे पति की मौत अभी 1 महीने पहले ही हुई थी। मैं अपने ससुराल वालों पर बोझ नहीं बनना चाहती थी, इसलिए मैंने नौकरी करना दोबारा से स्टार्ट कर दिया था। आज मेरे घर में मेरी सास से मेरा बहुत झगड़ा हो रहा था। मेरी सास मुझे ये नौकरी करने से मना करती थी। मेरी और मेरे पति की शादी 2 साल पहले हुई थी। मेरी ससुराल में कोई कमाने वाला नहीं था। अपने पति के मरने के बाद जब मैंने घर की परेशानियां देखी तो मैं अपनी पुरानी वाली नौकरी करने के लिए दोबारा से चली गई थी। जब मैं शादी करके अपने ससुराल आई थी तो मेरी सास मुझसे बहुत खुश रहती थी, क्योंकि मैं सबसे खूबसूरत और पढ़ी लिखी बहू थी। लेकिन अब मेरी सास का कहना था कि मैं ये काम छोड़ दूं, पर मैं ये काम नहीं छोड़ सकती थी, क्योंकि मैं इसी काम में परफेक्ट थी और शादी से पहले भी मैं यही काम किया करती थी। इसलिए मुझे इस काम की बहुत नॉलेज थी और मुझे इसके पैसे भी ज़्यादा मिलते थे। मैं एक न्यूज़ रिपोर्टर थी, इसलिए मैं अच्छी अच्छी खबरें तलाश करके अपने चैनल पर चलाती थी। इसलिए मुझे ये काम करना ही था। मेरी सास चाहती थी कि मैं ये काम करना छोड़ दूं और इसी बात पर वो मुझसे लड़ाई झगड़ा कर रही थी। उनका कहना था कि तुम हमारे परिवार की बहू हो और हमारे बेटे की विधवा हो,
इसलिए हम तुम्हें ऐसे काम करने नहीं देना चाहते। लेकिन उसके बाद जो बात मेरी सास ने कही उसने मेरा दिल दुखाकर रख दिया था। मेरी सास ने कहा कि अगर तुम्हारी हरकतें हमारे घर में ऐसी ही रही तो तुम दूसरी शादी कर लो, और अगर तुम्हारा दूसरा पति तुम्हें ये सब करने की परमिशन दे तो तुम ये सब शौक से करना, लेकिन हमारे घर में तुम्हें ये सब करने की परमिशन नहीं है। मैंने अपनी सास से कहा कि आपको शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते हुए? अगर मुझे दूसरी शादी करनी होती तो मैं नौकरी नहीं करती, पहले दूसरी शादी ही कर लेती। मैं आप लोगों के लिए नौकरी कर रही हूँ क्योंकि मैं आप लोगों को परेशान नहीं देख सकती। मैं यह बात अच्छी तरह से जानती हूँ कि मेरा पति आपका इकलौता बेटा था और उसके बाद आपके पास कोई दूसरा सहारा मौजूद नहीं, इसलिए मैं ये नौकरी कर रही हूँ क्योंकि मैं भी आप लोगों पर बोझ नहीं बनना चाहती। पर मेरी सास तो बस एक ही ये जिद लगाई हुई थी कि मैं ये नौकरी करना छोड़ दूं, और मेरी खूबसूरती देखते हुए मेरी सास की बहन मुझे अपनी बहू बनाना चाहती है। मेरी सास की बहन चाहती थी कि मैं उनके बेटे के साथ शादी कर लूं, इसलिए मेरी सास चाहती थी कि मैं ये नौकरी छोड़ दूं। मेरी सास का कहना है कि अगर मैंने ये नौकरी नहीं छोड़ी तो लोग मेरे बारे में तरह तरह की बातें करेंगे, लेकिन मेरा काम ही ऐसा था, मैं क्या करती। और नौकरी छोड़ना मेरे लिए कोई आसान बात नहीं थी। मुझे पता था कि मेरी सास लोगों की बातों से तंग आकर मेरी नौकरी छुड़वाना चाहती हैं, लेकिन मैं किसी भी हाल में अपनी नौकरी नहीं छोड़ सकती थी क्योंकि ये नौकरी उनके आने वाली जिंदगी में काम आने वाली थी। जबकि मेरी सास की एक जवान बेटी है, उन्हें ये ख्याल नहीं कि वो उसकी शादी किस तरह से करेंगी। मेरा काम ऐसा था कि मुझे कभी कभी आधी रात को भी उठकर जाना पड़ता था। इस बात पर मेरी सास बहुत गुस्सा करती थी क्योंकि मैं जवान थी और खूबसूरत थी, और उन्हें ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी कि मैं आधी रात को घर से बाहर निकलूं। ये अलग बात है कि जब मैं उनके हाथ में पैसे रख दिया करती थी तो वो थोड़ी बहुत ठीक हो जाती थी, लेकिन बाकी सारा दिन वो मुझसे लड़ाई झगड़ा करती रहती थी कि ये न्यूज़ रिपोर्टर वाला काम मत करो, ये काम लड़कियों के करने वाला नहीं है। जबकि आज न जाने कितनी सारी लड़कियां न्यूज़ रिपोर्टर बनी हुई हैं। अब इस दुनिया में तो हर तरह के लोग रहते हैं, इसलिए जब इंसान की मजबूरी होती है तो वो कोई ना कोई काम तो ज़रूर करता है। अब मुझे अपने इस काम का पहले से ही एक्सपीरियंस था, तो इसलिए मैंने न्यूज़ रिपोर्टर की ही जॉब को चुना था। हमारे चैनल में कोई भी ऐसी लड़की न्यूज़ रिपोर्टर नहीं थी जो मेरे मुकाबले पर काम करती हो। मुझे अपनी टीम के लोगों से ज़्यादा सैलरी मिलती थी क्योंकि मैं अच्छी और मसालेदार न्यूज़ बनाकर चैनल पर चलाती थी। मैं बहुत ही ज़्यादा एक्टिव और सबसे आगे थी, पढ़ी लिखी थी और देखने में भी खूबसूरत थी, इसलिए मुझे चैनल वालों ने अच्छी पोस्ट दी हुई थी। मैंने किसी से सुना था कि हमारे शहर के सिटी हॉस्पिटल के सामने एक बूढ़ी औरत रहती है जो कि भीख मांगती है। उसकी एक छोटी सी कोठरी बनी हुई है जहां पर उसने जवान लड़कियों को रखा है। उस बूढ़ी औरत का कहना है कि अगर ये लड़कियां मेरे यहाँ पर एक हफ्ता ठहर जाएं और मेरे घर का खाना एक हफ्ता खा ले तो इन लड़कियों के मन की मुराद पूरी हो जाएगी, और जिस इंसान की जो भी कोई परेशानी है तो वो ऐसा ही करे और एक हफ्ते मेरी कोठरी में रुक जाए और मेरे हाथ का बना खाना खा ले तो उसकी सारी परेशानी खत्म हो जाएंगी, चाहे परेशानी कितनी भी बड़ी से बड़ी क्यों ना हो। मुझे खबर मिली थी कि ये बूढ़ी औरत अपनी कोठरी में ऐसी ऐसी हरकतें कर रही थी जो उसको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए थी। वो बूढ़ी औरत बहुत ज़्यादा अजीब है। मैंने सोचा कि अगर इस कहानी में थोड़ा चटपटा मसाला डाल दिया जाए तो ये बड़ी ही चटाकेदार न्यूज़ बनकर आएगी। लोगों को भी इस बूढ़ी औरत की हकीकत पता चल जाएगी और हमारे चैनल का नाम हो जाएगा, और फिर ये भी पता चल जाएगा कि वो बूढ़ी औरत अपनी कोठरी में बैठकर लोगों के साथ क्या कर रही है। मुझे कहा गया था कि वो बूढ़ी औरत अपने घर लड़कियों को खाना खिलाती है और उस बूढ़ी औरत को शंकराबाई कहा जाता है। वो बूढ़ी औरत लगभग 80 साल की थी। हैरानी की बात तो ये थी कि वो बूढ़ी औरत बिल्कुल अकेली थी, उसके साथ उसका कोई परिवार का सदस्य नहीं रहता था और वो जगह जगह भीख मांगती थी। अब जब वो औरत भीख मांगती थी तो फिर वो किस तरह से अपने घर में लोगों को खाना बनाकर खिलाती थी? उसके पास पैसे कहाँ से आते थे? सबसे बड़े सोचने वाली बात तो ये है, और सिटी हॉस्पिटल तो हमारे शहर का सबसे बड़ा और फेमस हॉस्पिटल था, वहाँ पर बहुत सारे लोग जाते थे। इस बूढ़ी औरत की कोठरी बिल्कुल सिटी हॉस्पिटल के सामने ही बनी हुई थी, इसीलिए लोगों का ध्यान सिटी हॉस्पिटल के सामने बनी हुई कोठरी पर एकदम अट्रैक्ट हो जाता था। लेकिन सुना था कि जो एक हफ्ता यहाँ पर रुकेगा उसे फ्री में खाना दिया जाएगा।
सिटी हॉस्पिटल के सामने जो कोठरी बनी हुई थी उसके आगे पहले भी काफी सारे भिखारी और भिखारन औरतें बैठा करती थी, क्योंकि सिटी हॉस्पिटल के अंदर ज्यादातर अमीर लोग ही अपना ट्रीटमेंट करवाने के लिए आते थे। अब जब वो गरीब लोगों को बैठा हुआ देखते थे तो उन्हें भी पैसे दे दिया करते थे। कोई पैसा देता तो कोई बाजार से लाकर खाना देता गरीबों को। लेकिन ये एक बड़ी अजीब बात थी कि एक बूढ़ी भीख मांगने वाली औरत अपनी कोठरी में एक हफ्ते के लिए लोगों को खाना खिलाती थी और उनकी परेशानी का हल भी निकाल दिया करती थी। जबकि उसमें लोगों की परेशानी हल करने का टैलेंट था तो वो खुद क्यों भीख मांगती थी, वो तो अलग बात है। लेकिन वो इन लोगों का खर्चा किस तरह से अफोर्ड कर रही होगी। वो सिटी हॉस्पिटल वाला एरिया तो बहुत फेमस एरिया था, वहां पर तो अमीर लोगों का आना जाना लगा रहता था। ऐसे कौन से लोग थे जो उस बूढ़ी औरत के पास जाते थे, और ये बूढ़ी औरत सारे आम लोगों के दिमाग में ऐसा कौन सा फितूर पैदा कर रही थी। ये खबर सच में एक अनोखी खबर थी, और सच कहूँ तो ऐसी न्यूज पब्लिक में आग फैलाकर रख देती है। मैंने अपने चैनल से कवरेज करने के लिए परमिशन ले ली। अब मुझे उस औरत का इंटरव्यू लेने के लिए जाना था, लेकिन मेरी सास की बातें खत्म ही नहीं हो रही थी। मेरी सास अपनी बेटी यानी कि मेरी इकलौती नंद से कह रही थी कि तुम अपनी भाभी से कहो कि ये अभी इसी वक्त अपना काम छोड़ दें, अभी वादा करें कि ये नौकरी पर नहीं जाएंगी, नहीं तो मैं इसकी जबरदस्ती कहीं और शादी करवा दूंगी। मेरी सास मुझे इस बात की धमकी इसीलिए दिया करती थी क्योंकि मेरी फैमिली में कोई नहीं था। मेरी माँ तो पहले से ही नहीं थी, लेकिन मेरे फादर की मेरी शादी के दूसरे दिन ही डेथ हो गई थी, इसलिए अपने माता पिता के पास भी मैं नहीं जा सकती थी। मेरी सास मुझे अपनी धमकी में लेने की कोशिश करती रहती थी ताकि मैं तंग आकर किसी और से शादी कर लूं और इसी बहाने मेरी नौकरी भी छूट जाएगी। लेकिन मैं ऐसी बेवकूफ़ लड़की नहीं थी, मैं बहुत हिम्मत वाली और समझदार लड़की हूँ। मैं अपनी सास की चालाकी को समझती थी, इसलिए उनकी बातों को हमेशा इग्नोर करने की कोशिश किया करती थी। जबकि मैं चाहती तो खुद उनका घर छोड़कर वहां से जा सकती थी, क्योंकि मैं अपना कमाती थी तो अपने लिए एक घर भी किराए पर लेकर उसमें रह सकती थी। मैंने ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि मुझे उन लोगों की फिक्र थी। मेरी जवान नंद भी थी, मैं उसकी शादी कराना चाहती थी। मेरी नंद मेरे पति की लाडली बहन थी और मेरे पति चाहते थे कि उनकी बहन की शादी खूब धूमधाम से और अच्छे परिवार में हो ताकि उनकी बहन सुखी रहे। मैं भी ऐसा ही करना चाहती थी, लेकिन मेरी सास मेरी बात को समझने की कोशिश ही नहीं कर रही थी। मेरी नंद बार बार अपनी माँ को समझा रही थी कि भाभी ये सब कुछ हमारे लिए ही तो कर रही है, अगर भाभी नौकरी नहीं करेंगी तो फिर हमारे घर का खर्चा कैसे चलेगा। लेकिन मेरी सास का कहना था कि यह हमारी इज्जत को सरेआम उछाल रही है, इसका काम बहुत गलत है, क्या करने के लिए यही काम रह गया है। कैमरा और माइक पकड़कर कभी किसी सड़क पर खड़ी होती है तो कभी लड़कों के ग्रुप के बीच में घुस जाती है, कभी आदमियों से सवाल कर रही होती है। इससे कहो कि अगर ये पढ़ी लिखी है तो घर में बच्चों को ट्यूशन पढ़ा लिया करे, घर से बाहर निकलने की क्या जरूरत है। अगर घर में रहकर बच्चों को पढ़ाएगी तो हमें कोई परेशानी नहीं होगी। अब मुझे बोलना ही पड़ गया था। मैंने कहा, मम्मी जी, मेरे पेरेंट्स ने मुझे इसलिए नहीं पढ़ाया लिखाया था कि मैं एक मामूली से घर में ट्यूशन पढ़ाने वाली टीचर बन जाऊं। मैं पढ़ी लिखी लड़की हूं, इसलिए ये मामूली सी नौकरी नहीं करना चाहती और एक न्यूज़ रिपोर्टर बनना मेरा पैशन है। मेरी सास मेरे पैशन का गलत मतलब निकाल रही थी, लेकिन मैंने उनसे कहा कि ये मेरा पैशन है और मैं एक न्यूज़ रिपोर्टर बनना चाहती हूँ। आगे चलकर एक बहुत बड़ी न्यूज़ रिपोर्टर बनना चाहती हूँ और अपना एक नया चैनल खोलना चाहती हूँ। मेरी सास ने कहा कि ठीक है, तुम इस तरह से काबू में नहीं आओगी, मुझे अपनी बहन से कहकर तुम्हारी शादी उसके बेटे के साथ ही करनी होगी, वही तुम्हें कंट्रोल में करेगा। मेरी सास की ये बात मुझे बहुत गलत लगती थी क्योंकि मैं अपने पति से बहुत प्यार करती थी और आज तक मेरे दिल में मेरे पति की मोहब्बत जिंदा थी। मैं किसी से शादी नहीं करना चाहती थी, अपने पति के घर में ही रहना चाहती थी। ये बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ जाते थे। मैंने अपनी नंद की तरफ देखा और अपने आंसू पोंछते हुए घर से बाहर निकल आई। मेरी सास बड़ी हैरानी से मेरी तरफ देखती रह गई और मैं घर से बाहर निकलकर दरवाजे पर खड़े होकर रोने लगी और उसके बाद मैं अपना काम करने के लिए आ गई थी। मैं अपनी टीम को लेकर सिटी हॉस्पिटल के सामने उस बुढ़िया की कोठरी की तरफ निकल गई थी। जब मैं वहां उस बुढ़िया की कोठरी की तरफ पहुंची तो मुझे दूर से ही एक औरत नजर आ गई थी जो कि अपने चेहरे को ढककर उस बुढ़िया की कोठरी के अंदर जा रही थी। मैंने उसे रोकने की कोशिश की, मैं वहां पर पहले ही पहुंच चुकी थी। मैंने कहा, सुनो मैडम, मेरी बात तो सुनो,
आप अंदर क्या करने जा रही हो? तो थोड़ी देर के बाद कोठरी के दरवाजे पर एक बूढ़ी औरत आ गई। ये वही बूढ़ी औरत थी जिसके बारे में मैंने सुना था। पतली दुबली और उसके चेहरे पर झुर्रियां भरी पड़ी थीं। वो लाठी पकड़कर चलती हुई मेरे पास आकर खड़ी हो गई। उसने कहा कि तुम अंदर जाने वाली औरत को क्यों रोक रही हो? इसको अंदर जाने दो और तुम भी अंदर चली जाओ। उसके बाद आराम से बैठकर बात कर लेना। वो बूढ़ी औरत मुझे देखकर बिल्कुल भी परेशान नहीं हुई थी, जबकि ऐसे लोग जो भीख मांगने का नाटक करते हैं और इस तरह से लोगों को उल्टे सीधे काम करवाते हैं, जबकि ऐसे लोग जो भीख मांगने का नाटक करते हैं और इस तरह से लोगों से उल्टे सीधे काम करवाते हैं, वो कैमरे और हम जैसे पर्दाफाश करने वाले लोगों को देखकर डर जाते हैं। लेकिन ये औरत बड़ी अजीब थी। ये तो बिल्कुल भी नहीं घबरा रही थी और वो हम लोगों को अंदर लेकर अपनी जगह पर बैठ गई और कहने लगी कि जब उठेगी तो हम लोगों से बात करेंगे। अभी ये लोगों को खाना खिलाने के लिए जा रही है। मैंने कहा कि ये लोग कौन हैं? तो उन्होंने कहा कि बेटी, ये औरत बहुत परेशान है और अपनी परेशानी हल करवाने ही मेरे पास आई है। मैंने उस बूढ़ी औरत से कहा, लेकिन आंटी, आप यहाँ पर कब से रहती हैं? मैंने तो यहाँ पर आपको पहली बार देखा है। ये तो बड़ा फेमस एरिया है। इस एरिया में सच में पहली बार मैंने उस बूढ़ी औरत को देखा था। नहीं तो कभी न कभी आते जाते मेरी नज़र उस बूढ़ी औरत पर ज़रूर पड़ती। मैं तो वैसे भी इधर उधर ही देखती रहती थी, क्योंकि मेरा काम ही ऐसा है। एक न्यूज़ रिपोर्टर हमेशा अलर्ट रहता है, क्योंकि न्यूज़ कलेक्ट करना ही तो उसका काम होता है। लेकिन मैंने कभी पहले इस बूढ़ी औरत को नहीं देखा था। उस बूढ़ी औरत ने कहा कि मैं तो इस कोठरी में काफ़ी सालों से बैठती हूँ। मैं उस औरत की बातों से समझ गई थी कि वो बुढ़िया झूठ बोल रही है। मैंने कहा कि आप इस कोठरी में बैठकर क्या करती हो? तो उन्होंने कहा कि बस बैठकर लोगों की समस्याओं को हल करती हूँ। मैंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि आप यहाँ पर रहकर सिर्फ लोगों की परेशानियाँ हल करती हो। ज़रूर आप और कुछ भी करती हैं, तभी तो आपके पास इतने पैसे आते हैं कि आप लोगों को अपने हाथ का खाना बनाकर खिलाती हैं। कोई न कोई बात तो ज़रूर है। उन्होंने कहा कि बेटी, ऐसी कोई बात नहीं है। उन्होंने मुझे भी बैठने के लिए कहा। मैं और मेरी टीम के लोग भी वहाँ पर बैठ गए। मैं ऐसे लोगों में से नहीं थी जो गरीब लोगों के साथ बैठना उठना पसंद नहीं करती थी, बल्कि मैं तो खुद गरीब लोगों की मदद किया करती थी। जाहिर सी बात है, मुझे अच्छे बुरे हर तरह के लोगों के साथ बैठकर काम करना पड़ता था। मुझे वैसे भी इस औरत से बात करनी थी और बात में ज़्यादा देर तक खड़े रहकर नहीं कर सकती थी। मुझे उनकी सारी वीडियो अपने कैमरे में रिकॉर्ड करनी थी और माइक आगे करके उनकी सारी आवाज़ को रिकॉर्ड करना था, क्योंकि हम लोग उनकी न्यूज़ बनाना चाहते थे। बात तो मैं उस बूढ़ी औरत से कर रही थी, लेकिन मेरे दिमाग में अभी भी मेरी सास की कही हुई बातें घूम रही थी। उन्होंने मुझसे जो भी कहा था अच्छा नहीं कहा था और उनको इस तरह की बातें करके मुझे टेंशन नहीं देनी चाहिए थी। मेरे माता पिता इस दुनिया में नहीं थे और मेरी ससुराल में एक जवान नंद भी थी। मैं अपनी सास और अपनी नंद का ख्याल रखना चाहती थी। उनको कभी उनके बेटे की कमी महसूस नहीं करवाना चाहती थी। मेरी नंद आजकल बड़ी परेशान सी रहती थी, क्योंकि वो किसी लड़के से प्यार मोहब्बत के जाल में फंसी हुई थी और उसने एक दिन मेरी सास को इस बारे में बताया था कि वो लड़का जो उससे प्यार करता है वो घर रिश्ता लाने के लिए कह रहा है। लेकिन मेरी सास ने फौरन इनकार कर दिया था। उनका कहना था कि अभी मेरे बेटे को मरे हुए सिर्फ 2 महीने ही गुजरे हैं और तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी शादी कर दूं। तो मेरी नंद का कहना था कि आप मेरी शादी मत करवाओ, सिर्फ मेरा रिश्ता तय कर दो। अभी वो जिस लड़के से प्यार करती थी वो भी नौकरी ढूंढ रहा था। जब उसकी नौकरी पक्की हो जाएगी तब आराम से शादी कर देना। मेरी सास का कहना था कि अभी तो कुछ भी नहीं हो सकता। हमारे पूरे खानदान में कभी किसी ने लव मैरिज नहीं की और तुमने लव मैरिज की बात करके हमारे लिए एक नई बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी। तुम्हें शर्म नहीं आई प्यार मोहब्बत का खेल रचाते हुए? मैंने अपनी सास को समझाया था कि मम्मी जी, अच्छा हुआ नंदिनी ने हमें पहले ही अपने अफेयर के बारे में बता दिया और वो लड़का भी रिश्ता भेजने के लिए तैयार हो गया, वरना आजकल तो लड़का लड़की शादी से पहले ऐसे हालात पैदा कर देते हैं कि माता पिता को ना चाहते हुए भी उनकी शादी करनी पड़ती है। लड़का लड़की का जो दिल करता है वो कर लेते हैं और गलतियां भी आसानी से हो जाती हैं, जबकि आपकी बेटी तो बहुत समझदार है और समझदारी से काम ले रही है। मैंने अपनी सास को समझाने की कोशिश की थी। मेरी नंद बहुत समझदार और पढ़ी लिखी लड़की थी। फिर मेरी सास भी समझ गई और उन्होंने कहा कि ठीक है, हम रिश्ता तय कर देते हैं।
उस लड़के को कहो कि अपने माता पिता को हमारे घर भेज देगा। और अभी हमारी शादी करने के हालात नहीं, इसलिए अभी हमें थोड़ा टाइम चाहिए। अभी इस रिश्ते के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए और इस बारे में किसी को ना पता चले कि तुम लोगों की मोहब्बत की शादी हो रही है। मेरी सास ने ऐसा कहा कि मैं अपने सारे रिश्तेदारों से यही कहूंगी कि अच्छा रिश्ता आया था इसीलिए शादी कर दी। मेरी नंद बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी, लेकिन एक दिन अचानक ना जाने लड़के को क्या हुआ कि उसने अपनी फैमिली को हमारे घर पर भेजा ही नहीं। यहाँ तक कि नंदिनी की कॉल भी नहीं उठाई। मेरी सास अब हर दिन नंदिनी से यही पूछ रही थी कि क्या बात है, लड़का अपने फैमिली वालों को क्यों नहीं भेज रहा, पर नंदिनी कुछ बताने को तैयार ही नहीं हो रही थी। फिर पता चला कि वो लड़का तो नंदिनी को सिर्फ अपनी मीठी मीठी बातों में फंसा रहा था। वो उसका फायदा उठाना चाहता था और उससे कोई प्यार व्यार नहीं करता था। वो प्यार का नाटक खेल रहा था। जब शादी की बात आई तो उसने कहा कि वो शादी नहीं करना चाहता। इस बात से मेरी नंद नंदिनी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी और डिप्रेशन का शिकार रहने लगी थी। धीरे धीरे उसकी तबीयत भी बिगड़ने लगी थी। वो बीमार रहने लगी थी और हमेशा अपने आप को कमरे में बंद रखती थी। उस लड़के ने मेरी नंद को धोखा दिया था और उसके बाद मेरी नंद का भी भरोसा मोहब्बत से उठ गया था। मेरी सास ने उसे दिन रात बातें सुनानी शुरू कर दी कि तुमने तो उस लड़के पर बहुत भरोसा किया था, अब देखो इस लड़के ने तुम्हारे साथ क्या किया। आजकल प्यार मोहब्बत सिर्फ लड़का लड़की के लिए खेल रह गया है। कोई मोहब्बत में किसी से शादी नहीं करता। मेरी नंद आजकल बड़ी परेशान रहने लगी थी। सारा दिन खुद को कमरे में बंद किए रहती थी और बड़ी अजीब अजीब सी हरकतें करती थी। डॉक्टर से उसका ट्रीटमेंट भी चल रहा था। उसकी हालत देखते हुए मेरी सास भी उससे कुछ नहीं कहती थी, लेकिन मेरी नंद नंदिनी बेचारी बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई थी। एक तरफ इस बूढ़ी औरत की बात मुझे समझ में नहीं आ रही थी और दूसरी तरफ हमारे घर में भी एक अजीब नाटक चल रहा था। फिलहाल अब मैं ये सारी बातें अपने दिमाग से निकालकर इस औरत का इंटरव्यू लेने लगी थी और इस बूढ़ी औरत से बातें कर रही थी। उस बूढ़ी औरत ने बताया कि हम गरीब लोग हैं और लोगों से मांग मांग कर ही अपना गुजारा करते हैं। मैंने कहा कि आप भीख मांगती हैं, लेकिन आप ये सब यहाँ पर क्या कर रही हो और क्यों कर रही हो। तभी अचानक मेरी नज़र पीछे खाना खाते हुए लोगों पर गई तो मैंने देखा कि वहाँ पर एक जवान लड़का भी खाना खा रहा था। वो उन लड़कियों और औरतों के साथ मिलकर खाना खा रहा था। मैंने कहा कि ये लड़का भी खाना खा रहा है और इतनी सारी लड़कियां यहाँ पर खाना खा रही थीं। लेकिन जब मैं उठकर इन लोगों के करीब गई तो वहाँ पर एक ऐसी लड़की थी जो कि देखने में बहुत पतली लग रही थी। सारी लड़कियों और औरतों ने अपने चेहरे को इस तरह से ढका हुआ था कि कहीं उनको कोई पहचान न सके। मैंने सोचा कि इस पतली सी लड़की से ही पूछ लेती हूँ कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। मैंने जैसे ही उसके चेहरे से दुपट्टा हटाया तो मैं हैरान रह गई। उसके हाथ में तो एक बड़ा सा पत्थर मौजूद था और उसकी ही प्लेट में एक लड़का भी खाना खा रहा था। वो मेरी तरफ मुझे पत्थर मारने के लिए आगे बढ़ रही थी। तभी अचानक मेरी टीम के एक लड़के ने उस लड़की का हाथ पकड़ लिया और मैंने कहा कि तुम ये क्या कर रही हो। तो वो बहुत बदतमीजी करने लगी और कहने लगी अपना कैमरा बंद कर दो, और फिर वो लड़की वहाँ से उठकर चली गई। मैंने इस बूढ़ी औरत से पूछा कि ये कौन थी, तो उसने बताया कि ये एक लड़की है और वो जो लड़का इसके साथ खाना खा रहा था वो इस लड़की का भाई है। मैंने कहा तो फिर ये दोनों एक साथ यहाँ पर क्या कर रहे हैं। उस बूढ़ी औरत ने बताया कि इन दोनों भाई बहन का कोई घर नहीं और ना ही उनके माता पिता है। यहाँ पर इन दोनों भाई बहन को फ्री खाना पीना मिल जाता है, जगह भी सही है, इसलिए ये लोग भी यहाँ पर रहने लग जाते हैं। ये सारे खाने का इंतज़ाम मैंने खुद ही किया है। जो भी आता है मैं उसे यहाँ पर खाना खिला देती हूँ और उसे रखती हूँ कि तुम यहाँ पर आराम से रहो और पेट भरकर खाना खाओ। मैं इन लोगों के साथ भलाई करती हूँ और इन लोगों की परेशानियाँ पूछकर उनका हल भी करने की कोशिश करती हूँ। ये औरत सच में बड़ी अजीब औरत थी। ये बुढ़िया अपनी इस पुरानी काल कोठरी में लोगों को पनाह दे रही थी और उनको खाना भी खिला रही थी। ये औरत अपनी ही कमाई से इन लोगों को खाना खिला रही थी। भला ये किस किस्म का एहसान था। मैंने कहा कि आंटी जी, आप तो खुद इतनी बूढ़ी और लाचार हो, तो फिर आप इन लोगों की मदद कैसे करती हो। तो वो मुझसे कहने लगी, नहीं नहीं, मेरा अपना परिवार भी मौजूद है, मेरे बच्चे हैं, मेरा घर भी है, लेकिन मैं काफ़ी सालों से अपने परिवार के पास और अपने घर पर नहीं गई हूँ, क्योंकि मेरे बच्चों ने मुझे बूढ़ी समझकर घर से निकाल दिया। मेरी एक बेटी दामाद है। कभी अपनी बेटी के घर जाती हूँ तो बड़ा अजीब सा लगता है
क्योंकि वो मेरी बेटी की ससुराल है और मैं अपनी बेटी की ससुराल में उसकी वैल्यू कम नहीं करना चाहती। अगर मेरे बच्चे मुझे समझने वाले होते तो मैं अपने बेटों के पास ज़रूर जाती। बस कभी कभी चली जाती हूँ तो अपने पोता पोती की शक्ल देखकर वापस आ जाती हूँ। मैं जहाँ पर मौजूद थी वहाँ पर थोड़ी देर के बाद कुछ अजीब सा हुआ था। मेरी टीम की एक लड़की ने बताया कि ये बूढ़ी औरत कोई मामूली भिखारन नहीं। सुना है कि लोग दूर दूर से इस औरत के पास अपनी परेशानियां हल करवाने के लिए आते हैं। ये औरत कुछ ऐसा करती है जिससे लोग यहाँ पर आते तो परेशानी की हालत में हैं, लेकिन जब यहाँ से एक हफ्ता रहकर जाते हैं तो बड़ी खुशी खुशी जाते हैं। ये औरत ज़रूर हमसे कुछ छुपा रही है कि मैं तो बस अपने परिवार वालों के पास कभी कभी जाती हूँ और काफ़ी सालों से यहाँ पर हूँ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। इस औरत का ठिकाना ये नहीं था। वो जगह जगह बैठती थी। जहाँ पर इस औरत को लगता कि ये भीड़ भाड़ की जगह है, ये औरत वहीं पर अपना कोई ठिकाना ढूंढकर बैठ जाती थी। उसने बताया कि मैं खुद भी इस कोठरी में रहती हूँ और मेरे साथ ये लोग भी यहीं पर रहते हैं। हमारा काम ही ऐसा था कि हमें लोगों के चेहरे पढ़ना अच्छे से आता था, लेकिन मुझे ये औरत शक्ल से कोई सीधी सादी औरत नहीं लग रही थी। मैंने उनमें से एक लड़की से बात करने की कोशिश की तो ये बूढ़ी औरत कहने लगी कि अभी इससे बात मत करो, ये खाना खा रही है। मैंने कहा कि ये लोग यहाँ पर आखिर क्यों आते हैं? आपसे तो मुझे इस बारे में पता चल चुका, लेकिन मैं एक बार इन लोगों से भी कंफर्म करना चाहती हूँ, इन लोगों से भी बातचीत करना चाहती हूँ। वो बूढ़ी औरत कहने लगी कि इस लड़की से कोई बात मत करो, ये लड़की बहुत परेशान है और अपनी परेशानी को हल करवाने के लिए ही तो मेरे पास आई है। मैंने कहा कि आप किस तरह से इसकी परेशानी हल करोगी, मैं ये सब कुछ जानना चाहती हूँ। ये लड़की अपनी फैमिली की परमिशन से यहाँ पर आई है। कहीं आप यहाँ पर बैठकर इन लोगों से कोई गलत काम तो नहीं करवाती हो? तो वो कहने लगी, नहीं नहीं बेटी, इस उम्र में तुम मुझ पर गलत इल्ज़ाम लगा रही हो। मैं कैसे यहाँ पर इन लोगों से गलत काम करवा सकती हूँ? मैं तो खुद बूढ़ी औरत हूँ और भीख मांगकर अपना गुजारा करती हूँ, बल्कि मैं तो खुद गलत काम करने वालों को यहाँ से भगा देती हूँ। मैं उस औरत से बातें कर रही थी तो बार बार मेरे पास मेरी सास का मैसेज आ रहा था। मुझे पता था कि ज़रूर मेरी सास मुझे घर बुला रही होंगी, इसलिए मैंने उनका मैसेज ओपन ही नहीं किया। उसके बाद उन्होंने मुझे कॉल भी की तो मैंने अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया। मैंने सोचा कि मुझे पता है मेरी सास क्या कहना चाहती है, इसलिए मैं अपने इस इंटरव्यू के बीच अपनी सास से कोई बात नहीं करना चाहती, क्योंकि मुझे अपने काम पर फोकस करना था। और मुझे पता है कि वो मुझसे यही कहेंगी कि अपना काम छोड़कर चुपचाप घर चली जाओ। मैं अपनी सास के कहने के मुताबिक दूसरी शादी नहीं करना चाहती थी। उनको लगता था कि मैं उनके परिवार की इज्जत को उछाल रही हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ की औरतों को घर से बाहर निकालकर कोई काम नहीं करने दिया जाता। और फिर मेरी सास का ये मानना था कि मैं अपने पति की विधवा हूँ, तो मुझे विधवा जैसी ही जिंदगी गुजारनी चाहिए। जबकि मैं इन मनगढ़ंत बातों को नहीं मानती थी। जबकि मेरी नंद मुझे पूरा सपोर्ट करती थी और वो भी जॉब करना चाहती थी, लेकिन मेरी सास ने कभी उसे जॉब करने की परमिशन नहीं दी। मैं तो अपनी सास की मर्जी के खिलाफ जाकर ही ये जॉब कर रही थी। मुझे घर में कैद रहकर जीना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। मैं औरत हूँ, इसलिए मुझे ये काम छोड़ने के लिए कहा जा रहा था। आखिर न्यूज़ रिपोर्टर बनने में क्या बुराई थी? और फिर कोई मेरी सास से ये सवाल करे कि अगर मैं भी नौकरी नहीं करूँगी तो फिर उनके घर का खर्च कैसे चलेगा? मेरी सास का कहना था कि वो खुद किसी के घर जाकर झाड़ू बर्तन कर लेंगी, लेकिन अपने परिवार की इज्जत को ऐसे उछलता हुआ नहीं देख सकती। भला किसी लड़की के न्यूज़ रिपोर्टर बनने से क्या किसी की इज्जत खराब हो सकती है? मेरी सास बहुत पुराने ख्यालों वाली औरत थी, इसलिए वो इस तरह की बातें करती थी। अगर मेरी सास झाड़ू बर्तन कर लेती तो घर में कितने पैसे लेकर आती? सिर्फ 300 या 400 रुपए, लेकिन इतने पैसों में आजकल घर का खर्च नहीं हो पा रहा था। और बात सिर्फ उनके झाड़ू बर्तन करने की नहीं थी, जबकि उनको अपनी बेटी की भी तो शादी की फिक्र नहीं थी। मेरे ससुर तो काफ़ी सालों पहले ही इस दुनिया से जा चुके थे, इसलिए अपने घर का पूरा खर्चा मेरे पति ही उठाया करते थे। लेकिन जब से उनकी मौत हुई थी, मेरी सास को लगता था कि जो पैसे हमारे पास जुड़े हुए हैं, आने वाली जिंदगी उन पैसों से गुजर जाएगी। लेकिन वो बड़े पुराने ख्यालों में जी रही थी। जुड़े हुए पैसों से कोई इंसान सारी जिंदगी कब तक गुजार सकता है? आखिरकार मेरी सास का मानना था कि जान चली जाए पर इज्जत न जाए। मुझे अपनी नंद का भी बहुत ख्याल था। उसकी शादी की जिम्मेदारी भी तो अब मेरे ऊपर ही थी, क्योंकि अपने पति के बाद मुझे ही उसकी शादी करनी थी और उसकी शादी करने के बाद
मैं उसे उसके ससुराल में सुखी देखना चाहती थी। मेरा कोई दिमाग खराब नहीं था कि मैं ये जॉब छोड़ देती। मुझे मेरी उम्मीद से ज़्यादा सैलरी मिलती थी। काम करने में थोड़ी परेशानी तो ज़रूर आती थी क्योंकि मुझे अपने घर के भी काम देखने होते थे, लेकिन फिर भी मुझे पैसे सही मिलते थे। ये बूढ़ी औरत इधर उधर की बातें करने में मुझे भटकाने की कोशिश कर रही थी। वो अपने आप को मेरे सामने अच्छा साबित करना चाह रही थी। कह रही थी कि मुझे लोगों की परेशानी का अच्छे से अंदाज़ा है। कोई अगर परेशान होता है तो मैं उसका चेहरा देखते ही बता देती हूँ। यहाँ पर लोग आते हैं, एक हफ्ता ठहरते हैं, आराम से रहते हैं और खाना पीना करते हैं और लोगों का पूरा खर्च मैं ही उठाती हूँ। मैं इन लोगों की परेशानी ख़त्म करने के बाद ही इनको इनके घर भेजती हूँ और इन लोगों को समझाती हूँ कि ज़िंदगी इतनी भी बुरी नहीं। लोग जब परेशान होते हैं तो अपनी परेशानी मेरे सामने लेकर आते हैं। मैंने कहा कि आप इन सारे लोगों की मदद करती हैं तो फिर हर इंसान को आपके पास ही आना चाहिए। लोग क्यों मदद मांगने के लिए पुलिस के पास जाते हैं और बीमार लोग क्यों अपना इलाज करवाने के लिए किसी डॉक्टर के पास जाते हैं? इससे अच्छा तो आपके पास आना चाहिए लोगों को, जो कि उनका फ्री में काम हो जाए। वो तो मेरी इस बात पर खुश होने लगी। उसे लगा कि मैं उसकी तारीफ कर रही हूँ। वो लड़की तो मुझसे कोई बात ही नहीं कर रही थी। मैं उस लड़की से बात करना चाहती थी। मैं उस लड़की से ये पूछना चाहती थी कि वो कौन है और यहाँ पर अपनी क्या परेशानी लेकर आई है। जिस तरह से वो बैठी हुई थी उसे देखकर यही लग रहा था कि वो कम उम्र की जवान लड़की है। मुझे उसके खूबसूरत हाथ नजर आ रहे थे। वो किसी गरीब परिवार की तो नहीं लग रही थी और ना ही कोई भीख मांगने वाली लग रही थी। लेकिन वो यहाँ पर क्या कर रही थी ये मेरी समझ में नहीं आ रहा था। फिलहाल मेरा सारा ध्यान उस लड़की की तरफ ही जा रहा था। न जाने क्यों मेरा कनेक्शन उस लड़की से जुड़ता चला जा रहा था। मुझे बताया गया था कि शंकराबाई ने इस लड़की पर कोई जादू किया है, इसीलिए वो लड़की यहाँ पर खामोश बैठी हुई है। वो लड़की खाना खाकर एक तरफ को खामोश बैठ गई थी और किसी से बात नहीं कर रही थी। आखिरकार ये लोग खाना भी इस तरीके से खा रहे थे कि अपना मुंह अच्छी तरह से ढककर दुपट्टे के अंदर खाने का निवाला अपने मुंह में ले रही थी। मैंने जब शंकराबाई से कहा कि क्या आप जादू करती हो तो वो साफ मुकर गई और कहने लगी, मैं कोई ऐसा काम नहीं करती हूँ। मैं बस लोगों की परेशानी को हल करती हूँ और इन लोगों को खाना खिलाती हूँ। ये लोग खुद अपनी मर्जी से मेरी कोठरी में आते हैं और जब ये लोग आ जाते हैं तो मैं इनका ख्याल रखती हूँ। इस कोठरी को बड़े अजीब तरीके से बनाया गया था। जगह जगह पर चादर बिछी हुई थी जहाँ पर लोग जमीन पर आसानी से बैठ जाते थे और एक आदमी उन सबको बार बार खाना परोस रहा था। एक तरफ को पानी पीने के लिए एक बड़ा सा मटका रखा हुआ था। थी तो ये एक बड़ी अजीब सी बात कि कोई जवान लड़का है, कोई बूढ़ी औरत है, तो कोई जवान लड़की और कोई आदमी है और ये लोग यहाँ पर बिना हिचकिचाहट से रह रहे हैं। ये सब कुछ जो यहाँ पर हो रहा था वो नॉर्मल नहीं था। वो लड़की जब खड़े होकर थोड़ा चलने लगी तो मैं उसके करीब चली गई। मैंने तभी अपना कैमरा ऑन किया और उस लड़की से कहा कि मैं आपका वीडियो रिकॉर्ड करना चाहती हूँ। तुम मुझे अपने बारे में बताओ कि तुम कौन हो। तुम अपना चेहरा दिखाओ, मैं तुम्हारा चेहरा देखना चाहती हूँ। वो अपने चेहरे से दुपट्टा हटा ही नहीं रही थी कि तभी मेरी टीम की एक लड़की ने मुझे इशारा किया कि हमें यहाँ पर आए हुए बहुत टाइम हो गया, इसलिए हमें जल्द से जल्द इन लोगों का कवरेज पूरा करना होगा। अब मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता था कि मैं इस लड़की के चेहरे से ज़बरदस्ती इसका दुपट्टा हटाकर इसका चेहरा देख लेती। मैंने जैसे ही उस लड़की का दुपट्टा खींचकर उसके चेहरे से उतार दिया तो उसका चेहरा देखते ही मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मैंने जल्दी से अपना कैमरा बंद किया और उस लड़की को वापस दुपट्टा दे दिया और अपनी टीम के लोगों से कहा कि पीछे हो जाओ। वो सब लोग मुझे देखकर हैरान होने लगे और वहाँ पर जितने भी लोग मौजूद थे वो सब लोग भी मुझे गौर गौर से देखने लगे। वो सब लोग मुझसे सवाल करने लगे, क्या हुआ है वंदना, ऐसे रिएक्ट क्यों कर रही हो? मैंने कहा कि तुम लोग यहाँ से जाओ, मैं अभी थोड़ी देर में आती हूँ। मैं अजीब सी हालत में आ गई थी और मुझे पसीने छूटने लगे थे। मैंने उस लड़की के चेहरे को फिर से ढक दिया ताकि उसका चेहरा कोई और न देख सके। मैंने अपनी टीम के एक लड़के से कहा कि जो वीडियो हमने रिकॉर्ड किया है उसको डिलीट कर दो। जब उसने मुझे कहा कि क्यों, तुम वीडियो डिलीट करने की बात क्यों कर रही हो, तब मैंने उसको बताया कि ये मेरी नंद है, ये नंदिनी है और न जाने ये यहाँ पर क्या कर रही है। यहाँ पर इस अनजान जगह पर आते हुए उसे शर्म नहीं आई और वो यहाँ पर किस तरह के गलत लोगों के बीच बैठी हुई है। बस वही दुपट्टा फिर से उसने अपने चेहरे पर लपेट लिया।
मुझे तो नंदिनी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। मैंने फौरन उसका हाथ पकड़ा और उसको खचेड़ते हुए बाहर तक ले आई। मैंने अपनी टीम से कहा कि तुम लोग ऑफिस जाओ, मैं ज़रा घर जा रही हूँ। आज का इंटरव्यू पूरा हो गया, बाकी की कवरेज किसी और दिन कर लेंगे। उन्होंने कहा कि कल तक हमें कवरेज पूरी करके चैनल को देनी होगी। मैंने कहा अब हम लोग इस बारे में कोई बात नहीं करेंगे, अब तुम लोग यहाँ से जाओ। और मैं भी घर जा रही हूँ। मेरी टीम का मूड खराब हो गया था। वो लोग मेरे कोई रिश्तेदार नहीं थे जो मेरी इतनी बातें आसानी से सुन लेते। ये काम जितना मेरा था उतना उनका भी था, और उन लोगों को भी तो काम से ही मतलब होता था, ताकि हमें कोई अच्छी और नई खबर ब्रेक करने के लिए पैसे मिल जाए। मेरी तरह उन लोगों को भी इसी बात के पैसे मिलते थे, इसीलिए वो लोग अपने काम में कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्टेड थे। लेकिन मैं अपनी नंद के बारे में कोई उल्टी सीधी खबर चैनल पर नहीं चला सकती थी। मैं अपनी नंद का हाथ पकड़कर अपनी गाड़ी में बैठाकर उसको घर ले आई। मेरी सास हम दोनों को इस हालत में देखकर घबरा गई और कहने लगी कि ये तुम्हें कहाँ मिल गई? ये तुम्हारे पीछे पीछे मुझे बिना बताए घर से निकल गई थी। मैं इसी को तलाश करने के लिए तुम्हें मैसेज कर रही थी कि ये मुझे कुछ भी बिना बताए ही घर से निकल गई थी। मुझे लगा कि शायद ये तुम्हें रोकने के लिए गई है, लेकिन तुम्हें गए हुए बहुत देर हो गई थी। और तुम तो जानती हो कि मुझे लड़कियों का घर से बाहर निकलना बिल्कुल पसंद नहीं। मैं बहुत खिलाफ हूँ इन बातों के। तो फिर ये मुझे बिना बताए घर से क्यों निकल कर गई? इसका फ़ोन भी बंद जा रहा था, इसलिए मैं तुमसे पूछना चाहती थी कि कहीं ये तुम्हारे साथ तो नहीं, कहीं घर से किसी के साथ भाग तो नहीं गई, क्योंकि तुम्हारा असर कहीं मेरी बेटी पर न पड़ जाए। उसके बाद मैंने अपनी सास को सब कुछ बता दिया। मेरी सास भी अपना सर पकड़कर बैठ गई और कहने लगी, देखा तुम्हारी संगत का असर मेरी बेटी पर भी आ गया। नंदिनी आंखें झुकाकर चुपचाप बैठी हुई थी और मैं अपनी सास से बहस किए जा रही थी। मैंने उसके बाद नंदिनी की क्लास लगाई कि ये क्या हरकत है और तुम वहाँ पर क्या कर रही थी? तुम्हें शर्म नहीं आती उस जगह पर जाने पर? नंदिनी कहने लगी, तो फिर मैं क्या करती? मेरी जिंदगी में इतनी ज़्यादा परेशानियाँ आ गई थी और मैंने सुना था कि ये बूढ़ी औरत लोगों की परेशानियाँ हल करती है, इसलिए मैं उसके पास गई थी। शंकराबाई ने कहा था कि अगर तुम 1 हफ्ते तक हमारे पास ठहर जाओगी तो तुम्हारी सारी परेशानी दूर हो जाएंगी। मैंने कहा, तुम पढ़ी लिखी लड़की हो, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुम उस बूढ़ी औरत की बातों में आ गई। इस तरह से अगर किसी की परेशानी हल होने लगती तो लोग उस शंकराबाई के पास ही जाते। ये तो अच्छा हुआ कि मैं तुम्हें वहाँ से लेकर आ गई। वो वहाँ के लोगों को बेवकूफ़ बना रही है, तुम्हारे साथ मीठी मीठी बातें कर रही है और तुम्हें लूटने की कोशिश कर रही है। और जिस लड़की के लिए तुम यहाँ पर सब कुछ कर रही हो, उसने भी तुम्हें धोखा दिया। वो कभी तुमसे शादी नहीं करता, चाहे तुम अपनी शंकराबाई के पास जाओ या किसी और के पास, लेकिन वो तुमसे शादी नहीं करना चाहता। और तुम्हें शर्म नहीं आई? तुम इतनी घटिया लोगों के बीच बैठकर उनके साथ खाना खा रही थी। वो बूढ़ी औरत झूठ बोल रही है। उसने कहा था कि हम लोगों की मदद करते हैं, लेकिन उसके बाद जो मेरी नंद ने मुझे बताया, उसे सुनकर तो मेरे होश उड़ गए थे। उसने मेरी नंद की परेशानी हल करने के लिए बदले में कुछ पैसे मांगे थे, जो कि नंदिनी मेरे पास से चुराकर लेकर गई थी और उस बूढ़ी औरत को दे दिए थे। और उसने कहा था कि वो इस बारे में किसी को न बताए, अगर बता दिया तो तुम्हारी परेशानी हल नहीं होगी। ये बात जब मेरी सास ने सुनी तो उन्होंने नंदिनी के चेहरे पर एक थप्पड़ मार दिया और वो कहने लगी कि मुझे तो पता था कि तू भी अपनी भाभी की तरह घर से पैर निकाल लेगी और हमारे घर की इज्जत को रौंद देगी। मेरी सास बार बार मेरे ऊपर ताने मारे जा रही थी। मैं नंदिनी का हाथ पकड़कर उसे कमरे में ले गई, जबकि इस सब में इसकी गलती थी। उसने बहुत बड़ी गलती की थी। लेकिन अचानक नंदिनी बेहोश हो गई। जब वो बेहोश हुई तो मैं घबरा गई। मैंने जल्दी से डॉक्टर को फ़ोन किया। डॉक्टर जब घर पर आए तो उन्होंने बताया कि इस लड़की ने नशा लिया है, तभी ये लड़की बेहोश हुई है। अब मैं सारा का सारा खेल समझ गई थी। जब डॉक्टर हमारे घर से नंदिनी को देखकर चले गए तो जल्दी से मैंने अपनी कार ली और अपनी टीम को फ़ोन किया कि वो जल्द से जल्द उस बुढ़िया की कोठरी पर पहुंच जाए। वो बूढ़ी औरत खाने में लोगों को ड्रग्स मिलाकर खिला रही थी, जिसकी वजह से एक के बाद एक लोग उस बूढ़ी औरत के पास आने पर मजबूर हो रहे थे। और जब वो लोग 1 हफ्ता रुककर ड्रग्स के आदी बन जाते तो वो यहाँ से बहुत खुश होकर जाते थे। उसके बाद वो लोग और लोगों को यहाँ पर भेज देते और खुद भी यहाँ का खाना खाते और खाने के बदले इस बूढ़ी औरत को पैसे देते थे। जितने वो मांगती उतने ही पैसे इन लोगों को देने पड़ते थे, क्योंकि इस खाने में नशा होता था।
मैंने जल्दी से पुलिस को फोन कर दिया। हम लोग जल्दी ही वहां पर पहुंचे तो हमारे साथ साथ पुलिस भी पहुंच गई थी। मैंने वहां पर सब कुछ रिकॉर्ड करना शुरू किया और पुलिस ने भी खाने को फॉरेंसिक लैब में जांच के लिए भेज दिया। जांच के मुताबिक ये बात सच थी कि खाने में ड्रग्स मिलाया जा रहा था। पुलिस ने उन लोगों को पकड़ लिया और उस बुढ़िया की कोठरी को सील कर दिया। इसी तरह से हमारी ये न्यूज़ सारे शहर में फैल गई और इस बुढ़िया का पर्दाफाश हो गया। जब हमारे शहर की गवर्नमेंट को ये बात पता चली कि मैंने ही शंकराबाई की पोल खोली है, तो मुझे सरकार की तरफ से 4 लाख रुपए मिले और मेरा नाम सारे शहर में ऊंचा हो गया था। मैं फेमस न्यूज़ रिपोर्टर बन गई थी। इसी तरह से मेरी सास ने भी अब मुझसे कुछ भी कहना छोड़ दिया था, बल्कि अब मेरी सास को मेरा ये काम पसंद आने लगा था, क्योंकि मैंने उनकी बेटी को भी गलत काम करने से रोक लिया था। अब मैंने अपनी नंद की शादी भी खूब धूमधाम से कर दी। नंदिनी अपनी ससुराल में बहुत खुश है और मैं अपनी जॉब खूब दिल लगाकर कर रही हूँ। वो शंकराबाई चालाक औरत थी। 80 साल की बूढ़ी औरत अपनी इस चालाकी से लोगों को बेवकूफ़ बना रही थी और उनको लूट रही थी। इसलिए मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगी कि ऐसे ढोंगी लोगों से सावधान रहिए। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।